Hello student, how are you? I hope all of you are fine. So today we will discuss about one of the most beautiful chapter of 11th physics, that is motion in a straight line. Okay, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल जानते हो, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है, तो उसी को हम थोड़ा डीप में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. काफी ब्यूटीफुल चैप्टर है. ओके, और एक्यूरेसी भी बहुत मांग लेता है. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम. सो हमारा टाइटल क्या है बच्चों? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो मोशन का मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा. सो इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स. ये चैप्टर है वो किसका पार्ट है? चलो वो पहले डिस्कस करें. तो ये मैकेनिक्स पोर्शन का पार्ट है. ओके, कि लाइक मैंने जब आपको फिजिक्स इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें मैंने बोला था कि फिजिक्स का सबसे बड़ा बेटा मैकेनिक्स है, युधिष्ठिर. ओके, फिजिक्स के 5 बच्चे थे. मैंने स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में आपको समझाया हुआ है. उसमें सबसे बड़ा बेटा कौन है? मैकेनिक्स है. कि अगर हम मैकेनिक्स को भी फर्दर क्लासिफाई करें तो उसके और 3 बच्चे हैं. कौन कौन से हैं? तो पहला वाला है स्टैटिक्स, और दूसरा वाले की बात करें तो वो है काइनेमेटिक्स. अनदर वन इज देयर, दैट इज डायनेमिक्स. सबसे शरारती बच्चा अगर हो तो वो कौन सा है? सबसे छोटा वाला. ओके, घर में सबसे छोटा होता है वो शरारती होता है. वैसे ही ये सबसे छोटा बच्चा है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है. ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पर स्टैटिक्स की, सबसे बड़ा बेटा और शांत समझदार, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? तो ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की. मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की. सो हम स्टैटिक्स को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड व्हेन इट इज रेस्ट. हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं हर एक केस में, हर एक ब्रांच में. तो यहाँ पर हम स्टडी किसकी करते हैं? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं. लेकिन कब? जब ये रेस्ट पर होता है. व्हेन इट इज एट रेस्ट देन इट इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक्स. अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब ही क्या है? मूवमेंट होना. ओके, कि लाइक में अगर मूव हो रहा हो और आप मुझे देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? काइनेटिक स्टडी कर रहे हो. मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन. ओके, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम. क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? कि उसमें नेट फोर्स 0 होगा. ओके, तो भी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं स्टैटिक्स में. कि मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां से इस साइड से मेरे पर 10 न्यूटन फोर्स लगा, ऑपोजिट साइड से 10 न्यूटन लगा, तो मैं क्या हूं? इक्विलिब्रियम में. मेरी मूवमेंट कोई होने वाली नहीं है. तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहे तो. नाउ ये काइनेमेटिक्स था. अब डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? तो अगेन इट स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट when it is in motion, when it is in motion. अब आप बोलोगे सर ये दोनों तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहां पर जब हम स्टडी करते हैं तो उसके कोज, इस ऑब्जेक्ट क्यों मोशन कर रहा है, क्यों मूवमेंट कर रहा है, वो हम कंसीडर नहीं करते. मतलब विदाउट कंसीडरिंग its cause, then it is considered as kinematic. ओके, और डायनेमिक्स में क्या होता है? कि मयूर सर अभी मूव हो रहे हैं या फिर बाइक चल रहा है, आप सिंपल से बाइक चला रहे हो, लेकिन सिर्फ चला रहे हो, चलो ना, तो आप कुछ उसका रीजन नहीं सोच रहे हो, तो वो क्या है? तो वो काइनेटिक्स है. लेकिन आप बाइक चलाते चलाते सोच रहे हो कि मेरा बाइक क्यों चल रहा है, मेरी साइकिल क्यों चल रही है, उसका रीजन सोच रहे हो कि मैं पेडल लगा रहा हूं, मेरी टायर और मेरी बाइसिकल के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए चल रहा है. तो आपने क्या कंसीडर किया? उसका रीजन कंसीडर किया. तो अगर हम रीजन कंसीडर करते हैं ना बच्चों, तो ये डायनेमिक्स हो जाता है. अगर आप सिर्फ बाइसिकल लेकर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो नहीं सोच रहे हो, क्यों चल रही है बाइसिकल ये नहीं सोच रहे हो, तो वो काइनेटिक्स हो जाएगा, काइनेमेटिक्स. सो व्हेन इट इज मोशन विथ कंसीडरिंग इट्स कोज, so it is the major difference between the kinematics and dynamics. ओके, दोनों में मोशन तो स्टडी करते ही है. ओके, सो बच्चों अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? तो ये स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों चीजें स्टडी करने वाले हैं. ओके, ये दोनों पोर्शन है, उसको अगर हम कंबाइन करें तो चैप्टर नंबर 3 और 4 बन जाता है. मतलब इसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर है, मोशन इन अ प्लेन. ओके, वो भी इसमें कवर हो जाता है. तो ये डायनेमिक्स है, उसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5, 6, 7. ओके ओके, तो ये इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं? ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है. ऑब्जेक्ट की मोशन क्यों हो रही है? वर्क कर रहे हैं इसलिए हो रही है, या फिर फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए हो रही है, या फिर रोटेशनल मोशन जैसा कुछ है यहाँ पर नहीं है.
तो ये सारी चीजें हम कहां पर देखने वाले हैं बच्चों? डायनेमिक्स में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट अस सी। तो यहां पर हमारा टॉपिक क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन था। नाउ अब हम देखें यहां पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहां पर कि मोशन क्या है। चलो अब तक तो हमने बोला कि हम मोशन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मोशन क्या है बच्चों, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? नाउ जस्ट थिंक, मोशन क्या होता है? तो मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूं तो मोशन है, मतलब कि मूवमेंट अगर मेरी हो रही है तो कौन सी चीज चेंज हो रही है? यस, आप डेफिनेटली सही हो कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं मोशन के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मोशन में है। मतलब मोशन की डेफिनेशन शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट क्या होगी? चेंज इन, इट्स नथिंग बट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी? तो यहां से यहां मैं चल रहा हूं, मतलब कुछ ना कुछ टाइम ये लग रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि रेस्ट का मतलब क्या होगा, तो अब आप तो ये तो इजी है, आप डेफिनेटली जानते हो कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो रेस्ट कंडीशन में। ओके, तो रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होगा? देयर इज नो चेंज, there is no change, not any change in the position of an object with respect to time, then it is considered as in the state of rest. Okay, तो ये मतलब था मोशन का और रेस्ट का। तो बच्चों अभी मैं यहां पर ऐसे स्टेडी खड़ा हूं, मान लो ऐसे ही खड़ा हूं, तो क्या मैं रेस्ट पर हूं पूरे दुनिया के रिस्पेक्ट में या फिर आउटसाइड द अर्थ? तो मेरा जो भी रेस्ट कंडीशन है या मोशन है वो रिलेटिव होता है। मतलब अभी मैं आपके रिस्पेक्ट में, ये बोर्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हूं, लेकिन मान लो कि थेनोस आउटसाइड द अर्थ मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं क्या हूं? मैं गोल गोल घूम रहा हूं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? मतलब जो भी हम मोशन की बात कर रहे हैं, रेस्ट की बात कर रहे हैं, वो क्या है? रिलेटिव टर्म है। इट्स व्हाट, मोशन हो या रेस्ट कंडीशन हो, वो क्या है? रिलेटिव टर्म है। सिंपल सा एग्जांपल दो, कोई ट्रेन के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, अब बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है उस बंदे को, ट्रेन मूव हो रही है, तो वो बंदा ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है बच्चों? शांति से बैठा है, मतलब वो रेस्ट में। लेकिन बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या दिख रहा है? बंदा मूव हो रहा है। मतलब जो मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं कि ये रिलेटिव टर्म है रेस्ट कंडीशन। तो क्या कोई भी बॉडी है वो हम बोल सकते कि ऑलवेज रेस्ट में होगी? ऐसी कोई बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे गैलेक्सी में रेस्ट में होगी? ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है। नहीं समझ रहे हो? कोई बात नहीं, मैं सिंपल सी एक बात बोलूं कि अगर हम बोले कि अर्थ है वो क्या रेस्ट कंडीशन में है, तो अभी हम यहां पर बोल रहे हैं तो हमें तो कुछ हिलता जुलता नहीं दिख रहा है, मतलब बोलेंगे रेस्ट है। लेकिन बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या है? मूवमेंट में है। मतलब कि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कोई टर्म है बच्चों, मैं ये आपको बोलना चाहता हूं। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब कि कोई भी बॉडी किसी के भी रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, क्या मैं पूरे की पूरी गैलेक्सी सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता हूं? नहीं हो सकता ना। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इट्स फॉर योर नॉलेज, कोई इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, सो इट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन कि कोई भी बॉडी पूरे गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में, सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ऐसी कोई भी बॉडी हो। ओके, लाइक आप सन को कंसीडर कर रहे हो तो सन हमें स्टेडी दिख रहा है, लेकिन वो भी एक पूरे के पूरे उसकी अपनी दुनिया है, उसके रिस्पेक्ट में वो गोल गोल घूम रहा है। ऐसा यहां पर साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। सो इट इज व्हाट, इट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। नाउ अब हम देखने वाले हैं यहां पर कि इस चैप्टर में हम देखेंगे इसके मेन टॉपिक कहां से शुरू होते हैं, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम।
फर्स्ट वन डिस्टेंस है, दूसरा कॉलम मैंने बनाया डिस्प्लेसमेंट का। तो ऑलमोस्ट आप जानते हो दोनों टर्म को, लेकिन इसको फिर से बहुत अच्छी तरीके से हमें स्टडी करना है। ओके, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि लाइक सिंपल में बोलूं आपको कि आप अभी कहां पर हो, घर पर। डेफिनेटली स्कूल पर आने की बहुत इच्छा हो रही है कि कितनी जल्दी स्कूल खुले। पहले स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था चलो अच्छा है वेकेशन है, लेकिन अब नहीं लग रहा है, मुझे मालूम है। अब आपको ऐसा लग रहा है जल्दी स्कूल हमें जाना है, अब स्कूल मिस कर रहे हो शायद। सो अगर आप घर पर हो, स्कूल पर आना चाहते हो, घर से स्कूल का डिस्टेंस मैंने बोल दिया 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। फिर स्कूल से वापस होम आ रहे हो। ओके, तो होम तो यहां से ऐसे ही दिखा देते चलो। तो अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस आपका होम टू स्कूल कितना हुआ, ए टू बी डिस्टेंस अगर मैं आपको बोलूंगा तो कितना होगा, तो काफी सिंपल सी चीज है, इट्स 10 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं ए टू बी, बी टू ए कंसिडर करूं, ए टू बी, बी टू ए, तो कितना होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर 10 प्लस 10 20 किलोमीटर होगा। अब आप बोल रहे हो सर ऐसी बकवास चीजें क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चों यहां से आपको क्या समझना है कि डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, कि इसमें एक्चुअल कितना कवर हुआ, होम टू स्कूल, स्कूल टू होम, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक्चुअल पाथ लेंथ या पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, सो यहां पर हम डायरेक्शन मैटर नहीं करती है कि हम स्कूल से होम जा रहे, होम से स्कूल जा रहे, फिर भी हमने फाइनली क्या किया? टोटल डिस्टेंस ऐड किया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी है वो डिटेल में हम चैप्टर नंबर 4 वेक्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी आप इतना समझ लो कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो ये मैं अगर फॉरवर्ड 10 किलोमीटर गया, बैकवर्ड 10 किलोमीटर आया, तो भी टोटल डिस्टेंस हमने क्या किया? ऐड किया, डायरेक्शन कंसीडर नहीं की। मतलब हम बोल सकते हैं ये स्केलर क्वांटिटी। तो ये डिस्टेंस था। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि मान लो कि आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा? ये आप सही सोच रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट मतलब व्हाट? शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी पाथ बोले तो, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। इसको फिर से समझो, आप घर पर हो, स्कूल गए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर स्कूल से वापस घर पर आ गए, तो आप इनिशियली कहां पर थे? घर पर। फाइनली भी कहां पर आ गए? घर पर। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना हुआ? 0। मतलब हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 हुआ। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू फॉरवर्ड में 10, बैकवर्ड में -10, दैट इज हाउ मच? 0 किलोमीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अभी भी आप नहीं समझे तो दूसरा एग्जांपल लो। मोरबी से आप मान लो अभी कहां पर जाना चाहते हो? मोरबी से आप गए दिल्ली, और दिल्ली से गए जम्मू एंड कश्मीर। चलो जम्मू एंड कश्मीर। तो अब अगर आप मोरबी टू दिल्ली गए, मैंने बोला कि कितना डिस्टेंस है? ये तो 1200 किलोमीटर है, और यहां से यहां कितना है? ये 450 किलोमीटर है। सो मोरबी टू दिल्ली, दिल्ली टू जम्मू कश्मीर एंड वापिस दिल्ली आए, मतलब आप कहां से कहां गए? मोरबी टू जम्मू कश्मीर एंड वापिस दिल्ली। सो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? नाउ थिंक। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। So it's how much? Your displacement will be 1200 किलोमीटर। आई होप अब थोड़ा बहुत समझो। ओके, कि इनिशियल और फाइनल देखना है और कुछ नहीं देखना है। अब दूसरी चीज, इसमें डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? आप मोरबी से कहां गए? दिल्ली, दिल्ली से जम्मू कश्मीर, फिर वापस जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए, मतलब ये 1200 प्लस 450, फिर जम्मू कश्मीर से फिर आए, सो इट्स 2100 किलोमीटर। इट्स योर डिस्टेंस कवर्ड। सो अब आपको क्लियर कट मालूम पड़ा कि डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का।
तो इसमें कोई डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि आप वरना सोने लगोगे। अब आगे बढ़े। ये मैं निकाल रहा हूं। नेक्स्ट, अब इसको मैंने बोला कि किसकी जरूरत होती है बच्चों, डायरेक्शन की जरूरत होती है कि मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं, बैकवर्ड आ रहा हूं, कौन सी डायरेक्शन जा रहा हूं, अपवर्ड डाउनवर्ड। मतलब कि हम बोल सकते हैं इट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट अभी हम देखें तो डिस्टेंस कवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देख लो आप कि मैं चाहे फॉरवर्ड गया फिर वापस बैकवर्ड आया फिर भी ये क्या मिला, पॉजिटिव। सो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे मैं कहीं पर भी जाऊं, अंतरिक्ष में जाऊं या कहीं पर भी जाऊं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पर डिपेंड है कि मैं यहां से मोरबी से दिल्ली गया, वापिस दिल्ली से यहां पर मैं गया कच्छ, कच्छ में गया यहां पर भुज, तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, इनिशियल ये थी, फाइनल यहां पर आ गया। तो इसको अगर मैं कंसिडर करूं या x इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -200 किलोमीटर। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो फाइनल में और इनिशियल में ये साइन क्या है, नेगेटिव। नहीं समझे, सिंपल सी बात बोल रहा हूं। आप अभी यहां पर हो, t इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 मोरबी पर हो, दिल्ली गए, दिल्ली से मोरबी आए और तुरंत ही भूज गए। सो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -200 माइनस 0, दैट इज -200। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। अब घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट मिला, 0, और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब कुछ हो सकता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। सो बच्चों, ये हम यहां से क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, कुछ भी हो सकता है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ भी हो सकता है। सो इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, सो आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ चलो देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि क्या होता है डिफरेंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक सर्कल दिया, इस सर्कल में कोई हमारे पास बॉडी है या आप इटसेल्फ हो, अभी ए पॉइंट पर हो। अब स्कूल के ग्राउंड में ऐसा सर्कल है मान लो, उसमें आप घूम रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो। अब जो स्कूल का ग्राउंड है उसकी रेडियस कितनी है, मैंने बोल दिया 2 मीटर है। कितनी रेडियस है बच्चों, 2 मीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि आपको A to B जा रहे हो, B to C जा रहे हो, C to D जा रहे हो, D to A जा रहे हो, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो। सो आपको हर एक केस में डिस्टेंस भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द XAB मतलब डिस्प्लेसमेंट, DAB सॉरी XAB मतलब डिस्टेंस कवर्ड, DAB मतलब डिस्प्लेसमेंट। मैं अभी से लिख देता हूं वरना आप एंड तक कंफ्यूज रहोगे। डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है इस केस में, और बच्चों डिस्टेंस भी फाइंड करना है। सो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अभी पहला ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, सो अच्छी तरीके से समझो। XAC फाइंड करना है, DAC फाइंड करना है, सिमिलरली XAD फाइंड करना है, DAD फाइंड करना है, और XA to A पूरा सर्कल कंप्लीट कर दोगे तो डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो फाइंड करना है। सो बच्चों स्टार्ट करें। पहला बीट क्या है XAB के लिए, फॉर A to B, ध्यान से समझो बच्चों, A to B में जा रहा हूं तो डिस्टेंस कवर मतलब एक्चुअल पाथ कितना कवर हो रहा है। तो आप इसमें अगर गोल गोल घूम रहे हो, यहां पर रुक गए, तो एक्चुअल पाथ मतलब ये आर्क हुआ। अब 10th स्टैंडर्ड में आपने सर्कल चैप्टर स्टडी किया हुआ है, इट्स नथिंग बट द लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट, कि पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस जितनी, दैट इज 2 पाई। तो ये उसका 1/4 पोर्शन दिखना चाहिए बच्चों, ये 1/4 पोर्शन दिख रहा है,
So it's how much? So XAB is equal to 1/4 portion of whole length of circle. ये 1/4 पोर्शन है, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये पाई आर और ये पाई आर बाई 2 होगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में समझाया कि ये क्वाड्रेंट है, वो पूरे सर्कल का 4th पोर्शन है, तो पूरे सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होती है. सो इट्स पाई आर बाई 2 बच्चों. सो पाई आर कितना है बच्चों? मैंने बोल दिया आर इसका रेडियस है 2 मीटर. सो मैं यहां पर रख दूंगा 2/2. सो दैट्स हाउ मच? पाई मीटर. सो इट्स योर डिस्टेंस फॉरवर्ड. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहे तो ये सोचो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि मैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हूं, मुझे कोई ऐसी लॉन्ग जर्नी में यहां पर इंटरेस्ट नहीं है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट्स नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. मतलब कि ये हाइपोटेनियस है, वो क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट. और ये आर्क है, वो क्या होगा? डिस्टेंस. ओके, सो हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें तो ये 2 मीटर है, तो ये भी कितना होने वाला है? 2 मीटर. सो फाइनली DAB दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. एडिशन भी करना है, पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट एंड स्वीट. सो इट्स हाउ मच? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2√2 मीटर. इट्स योर आंसर. सो ये आपको मिल गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट. ऐसे ही मुझे जाना है अभी A to C के लिए बच्चों, A to C. सो एक्चुअल पाथ लेंथ कितना होगा? इट्स सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सेमी सर्कल. सो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सेमी सर्कल बच्चों कितना होता है आपके यहाँ? पूरा सर्कल का 2 पाई आर है, तो सेमी सर्कल है तो कितना होगा बच्चों? ये सही है, पाई आर होगा. सो इट्स हाउ मच? पाई आर. अब आर की वैल्यू 2 है, सो इट्स 2 पाई मीटर. पाई की वैल्यू रखनी है तो रख सकते हो, नहीं रखनी है तो भी चलेगा. ओके, पाई दैट इज 3.14 रख दो अगर आंसर में दिया है तो. नाउ A to C के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चों. सो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा कि ये पूरा सेमी सर्कल होगा या ये डायामीटर होगा? डेफिनेटली ये डायामीटर होगा. सो ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है. सो इट्स हाउ मच? इट्स 2 मीटर प्लस 2 मीटर दैट इज 4 मीटर. सो ये आपको क्या मिला बच्चों? डिस्प्लेसमेंट. अब आप देख लो 2 पाई मतलब 2 into 3.14 दैट इज 6.28 मीटर. सो डिस्टेंस ज्यादा हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है तो डेफिनेटली 4 मीटर कम हुआ. सो थर्ड वन, अब हमें फाइंड करना है A to D के लिए डिस्टेंस. सो A to D जर्नी, A to D की जर्नी के लिए डिस्टेंस दैट इज XAD. सो अगेन हाउ कैन वी फाइंड? सो A to D मतलब ये सेमी सर्कल हुआ, प्लस C to D में जाऊंगा तो अगेन क्वाड्रेंट हुआ, तो ये 3/4 पोर्शन हुआ. ये देखो ये कितना होगा? A to D पाई आर, और C to D कितना होगा? पाई आर बाई 2 बच्चों. थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये पूरे सर्कल का कितना पोर्शन हुआ? तो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 मतलब कितना? 3/4, और ये 1/4 वो तो हमें कंसीडर नहीं करना, नहीं समझ रहे हो आप, कोई बात नहीं. A to C मैं क्या लगा सकता हूं? XAC प्लस XCD. ओके, 10th स्टैंडर्ड का सर्कल आपने स्टडी किया हुआ है, फिर भी मैं पूरे स्टेप करवा रहा हूं, शायद कोई बच्चे को ना आया तो इसलिए करवा रहा हूं. तो अभी XAC दैट इज व्हाट? पाई आर. XAD मतलब व्हाट? पाई आर बाई 2. ओके, सिर्फ इतना कंसीडर करना है इसको. Now it's 3 pi r by 2. It's 3 pi r by 2. So बच्चों अब r कितना? 2 है. So finally XAD is equal to how much? 3 pi meter. So similarly distance displacement DAD फाइंड करना है. So again shortest path. So A और D का shortest path तो ये मिलने वाला है. So अगर ये 2 है, ये भी 2 है, so displacement is how much? तो अगेन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. सो इट्स 2√2 मीटर. ओके, सो नाउ मैं आपको पकाना नहीं चाहता इसलिए डायरेक्ट स्टेप कर दिया है. नाउ फोर्थ वन, A to A. तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? आप जानते हो A to A पूरे सर्कल को कंप्लीट किया मतलब उसका सर्कमफ्रेंस जितना डिस्टेंस हुआ दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर. अब आर की वैल्यू 2 है, सो इट्स 4 पाई मीटर. ये आपको मिला XA to A. नाउ नेक्स्ट अब हम बात करें आगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो A पॉइंट से शुरू कर रहा हूं, घूमते घूमते वापस A पॉइंट पर आ रहा हूं. तो आप सही समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट AA इट्स अगेन 0 क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी सेम, फाइनल पॉइंट भी सेम. तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? 0. सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, पहले फॉरवर्ड गया जितना भी, बैकवर्ड वापस घर पर आया जहां पर खड़ा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0.
सो दैट्स इट। सो ये डेफिनेटली आपको यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट 100% मालूम पड़ गया होगा बच्चों, मैं ऐसा मान रहा हूं। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, सो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पानी पी लूं तब तक। सो नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक आप वीडियो लाइक कर सकते हो। इफ यू एंजॉय देन यू कैन लाइक। नाउ नेक्स्ट वन, अगेन ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का मतलब क्या होगा? सो लेट अस सी। सो स्पीड मैथमेटिकल फॉर्मूला से समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड by body in given time. Okay, it is the shortest and sweetest definition of speed. Distance, अब distance कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड भी क्या आने वाली है? स्केलर क्वांटिटी आने वाली। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं स्पीड v, मैं उसको कैसे दिखा रहा हूं बच्चों? अब स्पीड को भी v के साथ दिखा रहे। तो ये क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड by given time. Okay, so it's finally distance d by time t. So इसका यूनिट क्या होगा? तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, so its यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड। ये तो आप जानते हो, so ज्यादा बकवास नहीं करना है। नाउ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी मतलब क्या होगा? इट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी in given time is called velocity. अब displacement कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? It's a vector quantity. So velocity v भी क्या होने वाली है? वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। अब कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों को सेम यूनिट के साथ दिखा रहा हूं, तो चलो चेंज कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट को s बोल देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए। सो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब जैसे कि दूसरा पॉइंट अगर हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? कि इट इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अब बड़ी बात आने वाली है कि मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, तो क्या होगा? तो उससे पहले हम देखें तो यूनिफॉर्म स्पीड, वो भी हम समझ ले। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? कि लाइक सिंपल सा मतलब आप समझो कि कोई एक बॉडी है, चलो आप ही हो, साइकिल लेकर कोई जगह पर जा रहे हो। ओके, कि आप यहां से घर पर हो, स्कूल पर आ रहे हो, तो साइकिल लेकर पहले t इज इक्वल टू 1 मिनट है, उसमें आपने डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर। कितना किया बच्चों? 200 मीटर। अगेन नेक्स्ट 1 मिनट है, उसमें भी आपने डिस्टेंस कवर कितना किया? 200 मीटर। अगेन नेक्स्ट 1 मिनट है, उसमें भी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मैं अगर A to C में स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस बाय टाइम, सो 200 बाय 1 मिनट। ओके, अगेन यहां पर भी मैं स्पीड निकालूंगा 200 बाय 1, यहां पर भी निकालूंगा 200। ओके, सो डिफरेंट टाइम इंटरवल में स्पीड क्या मिली? सेम मिली। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है? कि सेम स्पीड मिलनी चाहिए। ओके, मतलब कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब व्हाट? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। देखो डेफिनेशन से समझोगे तो फिजिक्स नहीं आने वाला है, ये ऐसे समझो मैथमेटिकली कि अगर यहाँ पर मैंने 1 मिनट रखा 200 मीटर कवर किया, यहाँ पर 1 मिनट रखा 200 मीटर कवर किया,
यहाँ पर 1 मिनट 200 किया, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर इस 1 मिनट में इसने 250 कर दिया होता तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। ओके, मतलब मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं कि इफ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal time, then its speed is considered as यूनिफॉर्म स्पीड। सो बच्चों ये क्लियर हुआ? कुछ नहीं है कि आप अगर पहली 5 मिनट में 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, दूसरी 5 मिनट में 100 कर रहे हो, तीसरी 5 मिनट में कितना करोगे तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी 100 मीटर, मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इसमें भी क्या लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैं जाऊंगा तो भी क्या आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगेन इसकी डेफिनेशन भी सेम बनने वाली, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल, देन इट इज कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है बच्चों, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? तो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम इंटरवल, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये प्रॉपर्ली बच्चों समझना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड मैथमेटिकली समझ में आएगा, इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं जाऊंगा तो बच्चों क्या आएगा, लेट अस सी। सो वेलोसिटी मतलब डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल displacement in given time interval is called average velocity। ओके बच्चों, सो देखो ये मैथमेटिकली समझे तो ये एवरेज स्पीड क्या होगा, v एवरेज, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो v बार, इट्स नथिंग बट डेल्टा d बोला है ना मैंने इसको, तो डेल्टा d बाय डेल्टा t, टोटल इंटरवल, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस। ओके, सो बी केयरफुल, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास 3 टाइम इंटरवल है तो d1 प्लस d2 प्लस d3, बाय 3 टाइम इंटरवल है तो t1 प्लस t2 प्लस t3। तो कोई बड़ी इतनी हार्ड चीज नहीं है, डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से क्लियर होगा, सो भी थोड़ा सब्र रखना। नाउ एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s बाय टोटल टाइम। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, s1 प्लस s2 प्लस s3 बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके बच्चों, सो ये मुझे मिला एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड कर सकता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी लिख सकता हूं। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप बाइक लेकर जा रहे हो, उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब मैं बोलूंगा कि आप जब बाइक लेकर जा रहे हो एग्जैक्ट मुझे 15 सेकंड पर स्पीड बोलो, तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। नहीं समझे हो तो आप बाइक के पीछे जब भी बैठो ना अपने पापा के या कोई दोस्त के, तो स्पीड ऑब्जर्व करोगे ना, जो भी टाइम इंटरवल पर, जो भी टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट given instant of time is called instantaneous speed। तो यहां पर instantaneous velocity में क्या आएगा बच्चों, instantaneous velocity। चलो आप ही सोचो, डेफिनेटली आप समझ गए हो, इसको रिप्लेस करना है स्पीड को वेलोसिटी के साथ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट given instant of time, given instant of time। so काफी इजी चीज है, लेकिन अब इसमें एवरेज स्पीड से कैसे इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी जो भी 2 स्टेप समझा रहा ना वो
अभी के लिए याद रख लो, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ आज के लिए। ओके, मैं पूरा डिटेल में स्टडी करूंगा, लेकिन अभी इस क्लासिफिकेशन में पूरा डिटेल में मुझे स्टडी नहीं करना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, टाइम इंटरवल नियरेस्ट टू जीरो ले लूंगा, क्योंकि जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो टाइम डिफरेंस कुछ नहीं होता, इंस्टेंट टाइम पर कर रहे हो। 3 सेकंड मतलब 3 सेकंड, नॉट आफ्टर 3 और बिफोर 3, ऐसा कुछ नहीं होता है, या 3 और 4 नहीं, 4 और 5 नहीं, ऐसे गैप नहीं होता है, इंस्टेंट टाइम होता है। मतलब ये टाइम डिफरेंस नियरली क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। मतलब मैं उसकी लिमिट, टाइम की लिमिट क्या बना रहा हूं, जीरो, इस फॉर्मूला में। तो डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, या फिर इसको हम एक्स बोल देते हैं, चलो तो भी चलेगा। ओके, सो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सो फाइनली ये डेफिनेशन किसकी हो गई, डिफरेंशिएशन की हो गई, डेरिवेटिव की हो गई। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx बाई dt। अब आप बोलोगे मुझे मालूम है कि सर ये क्या किया ना, वही समझ में नहीं आया, बाकी सब कुछ आ गया। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। सो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कर रहे हैं, एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कब मेरे यहां से कन्वर्ट हुआ, जब हमने ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा किया, तो ये बहुत छोटे सा टाइम इंटरवल में फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो इसलिए मैंने क्या किया, dx बाई dt। ओके, सो ये इसके लिए मैं पूरा लेक्चर लगाने वाला हूं, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए एवरेज में से, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी टाइम लिमिट जीरो बनानी पड़ेगी, और उसके लिए टाइम लिमिट अगर मैं जीरो बनाऊंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैथ्स में पूरा चैप्टर है 12th में। ओके, सो थोड़ा सब्र रखना। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन आप जान गए हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स नथिंग बट ds बाई dt। अब आप ही बताओ, ds बाई dt का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये लास्ट जो 2 स्टेप किए मुझे मालूम है, आई नो वेरी वेल कि आपको बाउंस हुए, लेकिन उसके लिए दूसरे लेक्चर में आपको आना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर मैं डिटेल में स्टडी करूंगा। क्योंकि अभी हम आज यहाँ पर पहले तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या है वो एग्जैक्टली उसका नॉलेज ले लें, फिर इंस्टेंटेनियस में जाएंगे। ये तो अभी क्लासिफिकेशन था, इसलिए मैंने अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। सो डोंट वरी। सो अब हम न्यूमेरिकल देखें एवरेज स्पीड का और वेलोसिटी का। सो नोट डाउन नाउ। So बच्चों, now let us start with a numerical question number 2। So पहले काफी इजी और बेसिक वार्म अप कर लेते हैं कि मान लो कि कोई एक बॉडी है, वो A to B जा रही है, लेकिन A to B कितनी स्पीड से जा रही है, मैंने बोल दिया कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ओके, इसकी जो इनिशियल जर्नी है A to B, वो कितनी स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। लेकिन वही बॉडी B to A कितनी स्पीड से आ रही है, तो मैंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। मतलब ये कैसी बात हुई, आप मोरबी टू राजकोट जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि पापा ड्राइव कर रहे थे, लेकिन जब आप ड्राइव करते थे आप कितनी स्पीड से आया, 60 किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो इतना तो डिफरेंस रहता ही है। सो आपको फाइंड क्या करना है, तो इस जर्नी में आपको यहां पर फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है बच्चों, एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके बच्चों, ये आपको फाइंड करना है। मेरा क्वेश्चन अभी भी आपको समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहा हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो A to B जा रहा है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, और B to A जा रहा है कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको इस जर्नी में, टोटल जर्नी में, मतलब A to B, B to A, ये जर्नी में आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी। तो एक चीज दोनों में कांस्टेंट है, क्या, डिस्टेंस कवर्ड। कि लाइक मैंने बोल दिया A to B का डिस्टेंस D है, तो B to A का भी कितना रहने वाला है, D रहने वाला है। घर से स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो स्कूल से घर का भी कितना होगा, 5 किलोमीटर। सो वैसी बात है। सो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है, चलो बताओ, बताओगे कैसे, सोचो। तो एवरेज स्पीड, V एवरेज, इट इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना, फॉरवर्ड जर्नी का D1, रिटर्न का D2, भले सेम ही है मुझे मालूम है,
बाय टाइम t1 प्लस t2। तो बच्चों मुझे यहां पर देखकर क्या मालूम पड़ा कि d1 d2 मुझे मालूम है कितना है d, लेकिन t1 और t2 मालूम नहीं है। तो मैं सबसे पहले t1 फाइंड करूंगा। सो फॉर ए टू बी जर्नी के लिए जा रहा हूं, ए टू बी के लिए, तो स्पीड v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस d1 बाय टाइम t1। ये फॉर्मूला है आपके पास, सिंगल जर्नी है ए टू बी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम t1 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, टाइम t1 दैट इज डिस्टेंस d1 बाय स्पीड v1। यस यस। नाउ ऐसे ही b2a के लिए जाऊंगा बच्चों, b2a के लिए, तो स्पीड v2 दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम t2। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस d2 बाय टाइम t2। मुझे मालूम है कि ये डिस्टेंस d1 d2 सेम है, हम रख देंगे, डोंट वरी। अभी जनरलाइज फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों। सो इट्स हाउ मच, आपको यहां से जरूरत है t2 की, क्यों, क्योंकि आपको वो दिया नहीं है, तो मैंने t2 को सब्जेक्ट बनाया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में t1 और t2 की वैल्यू रख देंगे। सो नाउ लेट अस सी कि v एवरेज क्या मिलने वाला है बच्चों। सो डिस्टेंस d1 प्लस d2 मतलब d प्लस d। t1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, इट्स d1 बाय v1 मतलब d बाय v1, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, इट्स d2 बाय v2। सो इट्स हाउ मच, तो d प्लस d दैट इज 2d, और ये d2 मतलब d होगा। सो d 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। सो ये डिस्टेंस गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 बाय v1 v2 मिलेगा बच्चों, मना मत करना मेहरबानी करके, ये मुझे मिलेगा एलसीएम। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमारे यहां है ना, न्यूमरेटर में हम भेज देते, आप भेजते हो ना। सो इसको मैं न्यूमरेटर में भेजूंगा तो क्या मिलेगा, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ओके, मतलब ये मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिला, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है जो एमसीक्यू में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन कब यूज होगा, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, कि दोनों जर्नी में स्पीड डिफरेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, डिफरेंट। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। आप देख सकते हो t1 t2 अलग ही मिलने वाला है, सो डिफरेंट टाइम इंटरवल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो डिफरेंट स्पीड। सो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, काफी बेसिक चीज मैंने आपको समझाई हुई है, कोई नई चीज नहीं की है, लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं भूलना है। सब में यहां पर एवरेज स्पीड के लिए आंसर फाइंड करने जाओ तो 2v1 दैट इज 40 इंटू v2 दैट इज 60 बाय 40 प्लस 60। सो 40 प्लस 60 100 होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 24 2 48 किलोमीटर पर आवर। आप सॉल्यूशन सिंपलीफाई कर लेना अगर स्टिल क्लियर नहीं हुआ है तो। सो ये आपको मिला एवरेज स्पीड, ये आपको क्या मिला बच्चों, एवरेज स्पीड मिला। आई होप ये क्लियर हुआ है। नाउ बच्चों मुझे और एक चीज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, मैंने बोला कि मुझे एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए। सो बच्चों मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो सोचो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मैंने अभी सिंबल सेम रखा है, चिंता मत करो। तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बच्चों तो मुझे बताओगे कि ए टू बी जा रहा हूं, बी टू ए आ रहा हूं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, अंडा, मतलब 0। सो योर एवरेज वेलोसिटी इज 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो दैट्स इट। ओके, तो ये देखो बच्चों हमने एक अभी पहला इक्वेशन किया है, सो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अभी आई होप कि 70% क्लियर हुआ है। सो लेट अस मेक इट टू 100 नाउ। नेक्स्ट अगेन थोड़ा इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल देखे, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं है। सो लेट अस सी वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल है, हार्ड नहीं है। ओके, फिजिक्स में भी ब्यूटीफुल क्वेश्चन होते हैं। नाउ सो नया क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पानी पी लूं बच्चों। सो
अब हम देखेंगे तीन स्पीड, तीन डिफरेंट, तीन डिस्टेंस कि कोई एक बॉडी है, टोटल जर्नी का डिस्टेंस जितना भी होगा ना, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसका 1/3 डिस्टेंस है वो यू स्पीड से जा रही है, मतलब ये सी, तो 1/3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से जा रही है, यू स्पीड से, और बाकी का नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस है वो वी स्पीड से जा रही है, ट्रैवल कर रही है, और नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस है वो डब्ल्यू स्पीड से ट्रैवल कर रही है। सो बच्चों मेरा क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं कि कोई एक बॉडी है, आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी ले सकते हो, तो 1/3 डिस्टेंस, टोटल जर्नी का 1/3 डिस्टेंस यू स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 1/3 डिस्टेंस, बाकी का 1/3 डिस्टेंस v स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और बाकी का 1/3 डिस्टेंस w स्पीड से ट्रैवल कर रही है। सो वी वांट टू फाइंड व्हाट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी, या एवरेज स्पीड बोलो, ओके, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये टोटल डिस्टेंस में कितना ले सकता हूं, देखो मैं x भी ले सकता हूं, 3x भी ले सकता हूं, x लूंगा तो ये x/3, ये x/3 और ये x/3 होगा, लेकिन अगर मैं 3x ले लूंगा तो ये इजी क्यों रहेगा, क्योंकि ये भी x, ये भी x और ये भी x, ये डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया। बच्चों समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया, 3x क्यों किया, x करता तो ये x/3 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 आता, आप वैसे भी जा सकते हो, कोई आंसर में चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन मैं 3x पूरा डिस्टेंस कंसीडर करूंगा तो उसका 1/3 डिस्टेंस u स्पीड से, उसका 1/3 बाकी का v स्पीड से, और लास्ट 1/3 w स्पीड से जा रही है। सो वी वांट टू फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। तो एंटायर जर्नी कितने टुकड़ों में डिवाइड हुई, 1, 2 और 3, 3 टुकड़ों में डिवाइड हुई, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप देखो स्पीड अलग अलग है, तो हर एक में टाइम भी अलग अलग लगेगा, t1, t2 और t3। सो सबसे पहले एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसमें तो दोनों सेम ही मिलेगा क्योंकि सिंगल डायरेक्शन जर्नी है। सो एवरेज स्पीड दैट इज व्हाट, d1 प्लस d2 प्लस d3, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3। सो बच्चों आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला से, फॉर्मूला है ना दिमाग में रहना चाहिए, ये फॉर्मूला नहीं रहा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो टोटल डिस्टेंस में जाए तो d1 इज इक्वल टू व्हाट, तो देखो x प्लस x प्लस x, तो उसका तो चलो काम हो जाएगा, t1 t2 और t3 फाइंड करना है, ये समझ में आया। तो अब यहां से मुझे पता चला कि मुझे तो t1 t2 और t3 की जरूरत पड़ेगी, तो पहली चर की बात करूं, सो फॉर a टू c के लिए जाऊं तो स्पीड v1 भले u हो मुझे मालूम है, इज इक्वल डिस्टेंस d1 बाय टाइम t1, तो मैं t1 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो डिस्टेंस d1 x है और स्पीड कितनी है u, समझ रहे हो, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला बन गया। फिर c2d के लिए जाओगे तो स्पीड v2 इज इक्वल डिस्टेंस d2 बाय टाइम t2, सो t2 को सब्जेक्ट बनाओ तो d2 डिस्टेंस भी x है और ये v2 स्पीड कितनी है v। सिमिलरली d2b के लिए आप जाओ, सो यहां पर स्पीड v3 का फॉर्मूला में अगर लगाऊंगा तो d3 बाय t3 आएगा बच्चों, हाँ बोलो ना। अब ध्यान से देखो t3 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डिस्टेंस d3 कितना, इट्स x, और स्पीड v3 कितनी, तो उन्होंने बोला है w, मेरे घर की नहीं है तो इट्स w, ओके बच्चों। सो नाउ अब हमें क्या करना है बच्चों कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। सो वी एवरेज में मैं सारे डेटा रखूंगा, सो डिस्टेंस d1 मतलब x, d2 मतलब x, d3 मतलब x, डिवाइड बाय t1 की वैल्यू x बाई u प्लस t2 की वैल्यू x बाई v प्लस t3 की वैल्यू, यहां पर t3 की वैल्यू रखेंगे ये x बाई w। सो कॉमन क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में, x, ऊपर x प्लस x 3x होता है, एडिशन आता है मुझे। नाउ x कॉमन निकाला, सो 1 बाई u प्लस 1 बाई v प्लस 1 बाई w। सो बच्चों ये देखने में डरावना क्वेश्चन है, अब आप समझ गए हो कि जरूरत किसकी है, इसका फंडामेंटल समझने की है, ओके। सो नाउ लेट अस सी, x तो गया, सो 3, अब इसका एलसीएम लो तो u के ऊपर vw मल्टीप्लाई होगा प्लस यहां पर uw मल्टीप्लाई होगा और यहां पर uv, बाय डिनोमिनेटर में uvw। अब जैसे कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है तो इसमें भी चला जाएगा बच्चों, सो इट्स योर आंसर 3uvw बाय vw प्लस uw प्लस uv।
सो इट्स योर रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल डायरेक्शन की जर्नी है, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है। तो दोनों आंसर सही हो गए कि अगर आप बोलो कि एवरेज स्पीड तो भी सही आंसर है, एवरेज वेलोसिटी बोलो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि सेम सिंगल डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो दैट्स इट। सो आई होप बच्चों आपको ये जितना भी आज समझा है वो क्लियर हुआ होगा। मुझे मालूम है अभी भी आपके दिमाग में इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी खटक रही है, मुझे मालूम है, डोंट वरी, मैं कभी भी आपको कॉन्सेप्ट से जुदा नहीं करूंगा। हम नियरली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें देखने वाले हैं। सो बने रहो। नाउ थैंक यू।